हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव स्टोरीज 2 को। इसमें 4 डिफरेंट स्टोरीज है, जिसमें से आज मैं 2 स्टोरीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन और वेदा की सगाई फिक्स हो रही थी और यहाँ पर इनकी फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा परफेक्ट हैं और इनकी कितनी सारी हॉबीज आपस में मिलती हैं। फैमिली वाले कहते हैं कि इन दोनों को ही चाइनीज खाना पसंद है और दोनों को ही ट्रैकिंग भी पसंद है। तो हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। और सभी लोग मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वेदा की दादी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोगों ने कुंडली तो मिला ली, लेकिन उसके अलावा भी एक काम है जो कि करना बाकी है। और वो चाहती थी कि वेदा और अर्जुन शादी से पहले ही सेक्स करके देख लें, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है या नहीं। क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे को सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो शादी के बाद वो लोग कभी भी खुश नहीं रहेंगे और हो सकता है कि शादी के बाद उन दोनों को डाइवोर्स भी लेना पड़े, क्योंकि सेक्स हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब दादी की ये बात सुनकर फैमिली वाले काफी शॉक हो जाते हैं। तो दादी कहती हैं कि नूडल्स खाने से या ट्रैकिंग पर जाने से इन दोनों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो तभी अच्छी होगी जब ये दोनों अच्छा सेक्स करेंगे। जो वेदा और अर्जुन होते हैं वो दादी की ये बात सुनकर काफी हंस रहे होते हैं, लेकिन फैमिली वाले इस बात से टेंशन में आ जाते हैं। तभी रात में हमें दिखाया जाता है कि वेदा दादी के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तब दादी वेदा को बताती है कि सभी लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद अगर उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है तो क्या होगा। वो दोनों ही शादी के बाद फिर खुश नहीं रहेंगे और उनको डाइवोर्स लेना भी पड़ सकता है। अब वेदा दादी जी से पूछती है कि आपकी और दादाजी की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। तब दादी उनको बताती है कि हमारी अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन शादी से पहले हम दोनों ने खेतों में ये सब कुछ जाकर बहुत बार ट्राई किया था और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। और अगर तुम्हारे दादाजी अभी भी जिंदा होते तो हम लोग अभी भी ये सब कर रहे होते। अब वेदा ये सुनकर शर्मा जाती है और यहाँ से वापस चले जाती है। अब वेदा और अर्जुन मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी से पहले एक बार तो जरूर ट्राई करेंगे। अब ये दोनों ही घर में झूठ बोलकर जाते हैं कि एक फेयरवेल पार्टी है और ये दोनों होटल में रूम बुक करते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब जो वेदा के पेरेंट्स होते हैं वो दादी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की, लेकिन दादी उनसे कहती है कि उनके बेटे के टाइम पर भी उनको ऐसी बात करनी चाहिए थी और उनको पता है कि उन दोनों की सेक्सुअल लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी है। वो उनसे कहती है कि तुम्हारी उम्र 52 है और वेदा की मम्मी की 48 और तुम लोग अभी तक साथ में नहीं सोते हो। वो कहती है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने से ही ये सब कुछ नहीं हो जाता है कि तुमने कर लिया है, और वो नहीं चाहती है कि वेदा और अर्जुन की सेक्सुअल लाइफ में उन दोनों की ही तरह हो। और ऐसा बोलकर दादी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जो वेदा के पेरेंट्स होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो वेदा होती है वो वापस आती है तो दादी उससे उसका एक्सपीरियंस पूछती है। तो वेदा उनसे कहती है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है और वो थोड़ा टेंशन में भी थी, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ अच्छा था या नहीं। अब दादी उससे पूछती है कि अर्जुन को ये बात पता है। तो वेदा उनसे कहती है कि उसने अर्जुन को कुछ भी पता लगने नहीं दिया। तब दादी उससे कहती है कि उसको अर्जुन को भी ये सब बताना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा सोच रहा होगा कि क्या तुम सेटिस्फाई हुई या नहीं। अब जो वेदा होती है वो डिसाइड करती है कि अर्जुन और वो एक बार फिर से करेंगे और इसके बाद ये दोनों टेंशन फ्री होकर ट्राई करते हैं। और इसके बाद इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद इन दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है और खुशी खुशी इन लोगों की शादी भी हो जाती है। यहाँ पर जो वेदा के मम्मी पापा होते हैं वो दोनों भी एक दूसरे के बीच में खोया हुआ रोमांस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो उनकी मम्मी होती है वो उनको सजेस्ट करती है कि उन दोनों को भी हनीमून पर जाना चाहिए और यहीं पर ये पहली स्टोरी एंड हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक इशिता नाम की लेडी है जो कि माइग्रेन की पेन की वजह से ऑफिस से घर जल्दी वापस आ रही है। तभी उसकी फ्रेंड का उसको कॉल आता है और वो उसको बताने लग जाती है कि उसकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो इशिता उससे कहती है कि उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और वो घर जाकर बस सोना चाहती है। अब जैसे ही वो घर आती है तो उसको एक मिरर दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि उसकी जो काम वाली बाई है सीमा दीदी वो किसी के साथ सेक्स कर रही है। अब इशिता ये देखकर डर जाती है और वो बिना कुछ बोले ही दरवाजा लॉक करके बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है और इससे कहती है कि उसकी काम वाली बाई जो है वो उसकी बेड पर इंटीमेट हो रही है। अब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि उसको अभी अंदर जाकर अपनी काम वाली बाई को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन इशिता ऐसा कुछ भी नहीं करती है और उस आदमी के जाने के बाद वो घर के अंदर आ जाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो इशिता है वो घर में अकेले रहती है और उसकी काम वाली बाई ही उसके घर के सारे काम करती है। अब जो इशिता है वो सीमा से बात तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। अब जब शाम को सीमा यहाँ से चली जाती है तो इशिता उसी
इसीलिए बेड पर सोती है और सब कुछ इमेजिन करने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे जो इशिता होती है वो काम पर जाती है और सेम उसी टाइम पर घर वापस आ जाती है और वो यहाँ पर आकर छुप जाती है और उन दोनों को सेक्स करते हुए देखने लग जाती है। दरअसल इशिता के घर के एंट्रेंस पे ही एक मिरर था जिसमें सब कुछ दिखाई देता था कि बेडरूम के अंदर क्या चल रहा है। अब ऐसा ही डेली डेली चलने लग जाता है। एक दिन जो इशिता है वो वापस आती है और जो सीमा है वो उसको आते हुए देख लेती है। अब वो काफी डर जाती है और वो उस आदमी को कॉल करके बताती है कि आज तुम मत आना, लेकिन वो देखती है कि इशिता वहाँ पर छुप रही है और वो सब कुछ समझ जाती है कि इशिता डेली उनको सेक्स करते हुए देखती है। अब वो उस आदमी को बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं और इशिता ये सब कुछ देख रही होती है। दरअसल जो सीमा का घर है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उनका परिवार काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उनको घर में ही सब कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए ये लोग इशिता के घर में आकर ये सब कुछ करते हैं और वो जो आदमी होता है वो सीमा का पति ही होता है। एक दिन जब इशिता इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही होती है तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और सीमा के हस्बैंड को पता चल जाता है कि इशिता उसको देख रही है। अब इशिता को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर आकर सीमा के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके घर में ये सब कुछ करने की। अब सीमा का हस्बैंड ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो इशिता को सॉरी बोलने लग जाता है, लेकिन सीमा को भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है कि तुम हमें डेली छुप कर देखती हो और ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। अब जो इशिता होती है वो सीमा को घर से निकाल देती है और उससे कहती है कि वो उसको कहीं पर भी काम मिलने नहीं देगी और सीमा उससे कहती है कि वो सभी लोगों को बताएगी कि इशिता कैसे उन लोगों को छुपकर देखा करती थी। अब ये दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और इसके बाद ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो इशिता होती है उसको भी नई काम वाली वाइफ मिल गई थी और जो सीमा होती है उसने भी नए घर में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो सीमा का हस्बैंड होता है वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसको सब कुछ पता होने के बाद भी उसने उसको कुछ नहीं बताया था। अब वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सीमा के पास कोई भी आंसर नहीं होता। तब उसका हस्बैंड उससे कहता है कि ये सब कुछ करने में उसे मजा आ रहा था और सीमा उससे हाँ कहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद ये दोनों एक सब्जी की ठेले पर मिलते हैं। यहाँ पर जो इशिता होती है वो सीमा से बात करना चाहती थी और सीमा भी यही चाहती थी, लेकिन ये दोनों बात नहीं कर पा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं क्योंकि ये सब कुछ होने में दोनों की ही गलती थी। अब जो इशिता है वो चाहती थी कि सीमा वापस से उसके घर में काम करना स्टार्ट कर दे, इसीलिए वो सीमा को अपने घर की चाबी दे देती है और इसके बाद से ही इन तीनों का ये सब कुछ वापस से शुरू हो जाता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विजय नाम के एक आदमी को जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसको ऑफिस से कॉल आता है और जो उसके बॉस होते हैं जो कि उसके ससुर ही होते हैं उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई होती है। अब विजय सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ऑफिस का सारा काम मैं ही करता हूँ, फिर भी तुम्हारे जो पापा हैं वो मुझसे बिना पूछे ऐसी मीटिंग कैसे बुला सकते हैं। अब जो उसकी वाइफ होती है वो गुस्से में यह कहते हुए फोन काट देती है कि तुम्हें मेरे पापा से बात करनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़की से विजय बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि उसको अर्जेंट काम से कहीं जाना है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता है। तभी वो लड़की उसको सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अब विजय का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब विजय कार से बाहर आता है और बाहर आकर कुछ ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे लिफ्ट मांगता है। अब वो लड़का उसको साइकिल पर बैठा के एक मैकेनिक की शॉप के आगे छोड़ देता है। अब विजय उनसे कार को ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मैकेनिक उससे कहता है कि आपकी विंटेज कार है इसलिए हमारे पास उसके पार्ट्स नहीं है। तब विजय उनसे कहता है कि आप एक बार जाकर देखो तो सही, और ऐसा बोलकर विजय इस गाँव में इधर उधर टहलने लग जाता है। तभी विजय को यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर दिखाई देता है और यहाँ पर एक शांति नाम की लड़की सभी लोगों को डांस सिखा रही होती है। अब विजय उस लड़की से जाकर बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती और वो उसको इग्नोर कर रही होती है। अब विजय उससे कहता है कि तुम अचानक 10 साल पहले कहाँ चली गई थी। तब हमें पता चलता है कि वो जो लड़की है वो विजय की पहली पत्नी है जो कि 10 साल पहले अचानक ही गायब हो गई थी। लेकिन जो शांति होती है वो विजय से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर हमें एक इंदर नाम का आदमी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वाला होता है और वो भी विजय से यही कहता है कि तुम शांति से दूर रहो और टाइम से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो विजय होता है वो यहाँ पर इंदर की बातों को इग्नोर करता है और वो शांति के घर में चले जाता है और वो यहाँ पर शांति के साथ रोमांस करने लग जाता है। लेकिन शांति उसको ऐसा करने के लिए मना करती है और शांति के कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए वो नहाने के लिए चले जाती है। अब जो विजय होता है वो उसको छुप कर देख रहा होता है। अब शांति यहाँ पर आती है तो विजय उससे वापस से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर वापस क्यों नहीं आई और तुम्हारे साथ 10 साल पहले हुआ क्या था। तब शांति उसको बताती है कि वो नर्सिंग होम गई थी और जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तब उसने एक कब्र
कपल को देखा जो कि प्रॉब्लम में थे, और जैसे ही उसने उनकी मदद करनी चाहिए और वो कार में बैठी तो उसकी बात का उसको कुछ भी याद नहीं है, और नेक्स्ट डे वो यहाँ पर थी। अब विजय उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उसके बाद वापस क्यों नहीं आई। तब शांति उसको बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पर मुझे मारना चाहता है। तो विजय उससे कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। तब शांति उससे पूछती है क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तब विजय उसको बताता है, तो विजय उससे कहता है कि उसने अंकिता से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब जो शांति है वो भी अंकिता को जानती थी, क्योंकि विजय ने और अंकिता ने साथ में ही कंपनी ज्वाइन की थी। और जो शांति है वो अंकिता से पहले जेलसी फील करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जो अंकिता है वो विजय से प्यार करती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अंकिता का एक बॉयफ्रेंड है और वो बाद में उसकी कंपनी को भी टेक ओवर करने वाला है। तब शांति उससे पूछती है कि अंकिता के बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। तब वो उसको बताता है कि किसी को नहीं पता, वो भी सडनली गायब हो गया, और इसके बाद जब तुम गई तो अंकिता ने मेरा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया और वो मेरे लिए बहुत केयरिंग थी। ऐसे ही हम दोनों ने शादी कर ली। तब शांति विजय से कहती है कि अंकिता की कंपनी को फिर कौन चला रहा है। तब विजय उससे कहता है कि उस कंपनी को अभी मैं मैनेज करता हूँ। अब शांति ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि विजय स्टार्टिंग से ही यही चाहता था। अब विजय उससे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चल रही हो, क्योंकि अंकिता तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन शांति उसको बताती है कि उसको लगता है कि अंकिता ने ही उस कपल को भेजा था शांति को मारने के लिए, और वो उसको बताती है कि उसको हमेशा से ही लगता था कि जो अंकिता है वो विजय को पसंद करती है। जो अंकिता ने पार्टी दी थी उसमें शांति ने टेस्ट किया था और उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसने टेस्ट किट वॉशरूम में ही छोड़ दी थी। और उसके बाद जो अंकिता है वो वॉशरूम में गई थी और उसको भी पता चल गया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने उन कपल को हायर किया होगा, क्योंकि अगर हमारे बेबी हो जाता तो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ते। तब विजय ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अगर अंकिता की गलती है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब विजय शांति से सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब शांति उससे कहती है कि जब लास्ट टाइम तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तब विजय बातों बातों में कहता है कि तुम वापस से टेस्ट कर लेना, और वो टेस्ट किट का नाम ले लेता है। अब शांति उससे कहती है कि मैंने उस टेस्ट किट का नाम किसी को भी नहीं बताया था, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला। और शांति समझ जाती है कि उसको मारने की प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि विजय ही की ही थी। अब विजय वापस से शांति को मारने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे हमेशा से वही कंपनी चाहिए थी, और बस तुम ही वो थी जो उस कंपनी के और मेरे प्लान के आगे आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ही खत्म कर दिया। और वो वापस से शांति को मार डालता है और वो यहाँ पर छुप जाता है। तभी यहाँ पर वापस से वही पुलिस वाला आता है जो कि शांति से मिलने के लिए आया होता है। अब विजय छुप रहा होता है और वो पीछे के दरवाजे से निकलकर यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर विजय की कार से उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। अब विजय ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ आता है कि वो मर चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो शांति है वो असल में नहीं बल्कि वो तो उसका भूत है, और वो यहाँ पर आकर विजय के ऊपर हंसने लग जाती है, क्योंकि 10 साल बाद ही सही आखिर उसने अपना बदला विजय से ले लिया था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमें लास्ट स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको सभी लोग राजा साहब कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो इस गाँव के जमींदार होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए जा रहे होते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि राजा साहब की एक बड़ी सी हवेली होती है और उसमें उनकी वाइफ चंदा और उनका एक बेटा भी रहता है, लेकिन राजा साहब के अपनी वाइफ के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो उनके साथ फोर्सफुली सेक्स भी करते हैं। अब जो चंदा होती है वो चाहती है कि उसका बेटा इंग्लैंड चले जाए, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर उसका फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लेकिन जो चंदा का बेटा होता है वो अपनी माँ को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पापा की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। जो राजा साहब होते हैं वो हर औरत पर बुरी नजर डालते हैं, लेकिन चंदा अपने बेटे से कहती है कि जब वो इंग्लैंड चले जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो भी इंग्लैंड आ जाएगी। लेकिन उसके बेटे को पता होता है कि राजा साहब उसको वहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे और वो यहाँ पर अकेले रह के परेशान हो जाएगी और राजा साहब उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। लेकिन चंदा अपने बेटे से कहती है कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो और इंग्लैंड जाने की तैयारी करो। अब चंदा जो होती है वो एक आंटी को कॉल करती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का धंधा चलाती है। दरअसल जो चंदा है वो भी पहले एक प्रोस्टिट्यूट ही थी, लेकिन राजा साहब को वो पसंद आ जाती है और राजा साहब उसे शादी करके उसको अपने घर ले आते हैं। लेकिन जो चंदा है उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से ज्यादा अपने उस धंधे में ही खुश थी। अब जो आंटी होती है वो चंदा को बताती है कि पता नहीं कौन आदमी हमारे यहाँ की एक लड़की को बीमारी दे गया है। अब जैसे ही चंदा ये बात सुनती है तो वो आंटी से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए, और इसके बाद ये सीन यहीं से कट हो जाता है। तभी हमें राजा साहब को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनको
आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं तो यहाँ पर वो एक नई लड़की को देखते हैं जो कि उनकी घर की नई नौकरानी होती है, जिसका नाम रेखा होता है। क्योंकि रेखा दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, इसलिए राजा सा को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और राजा सा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं रेखा के पास जाने का। एक दिन जो राजा सा होते हैं वो रेखा से कहते हैं कि अगर उसको इस महल में रहना है और यहाँ की महंगी महंगी चीजों को इस्तेमाल करना है तो उसको राजा सा की कही गई हर बात को मानना होगा। और रेखा भी मान जाती है। अब जो राजा सा होते हैं वो रेखा से उसके कपड़े खोलने के लिए बोलते हैं और रेखा भी अपने कपड़े खोलने लग जाती है। लेकिन तभी राजा सा का बेटा यहाँ पर आ जाता है और वो राजा सा को बुलाने के लिए आया होता है, क्योंकि राजा सा से कोई मिलने के लिए आया था। अब राजा सा यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो चंदा होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है। तभी उसको अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं और चंदा बाहर चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि जो राजा सा है वो रेखा के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब चंदा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने आंटी से क्या हेल्प मांगी थी। दरअसल जब वो उसको बता रही होती है कि कोई आदमी हमारे यहाँ की एक लड़की को बीमारी देकर चले गया है, तब वो कहती है कि आप उस लड़की को हमारे घर भेज दीजिए। और वो चाहती थी कि वो जो लड़की है यानी कि रेखा वो राजा सा के साथ इंटीमेट हो, जिससे कि वो बीमारी राजा सा को लग जाए। और चंदा ने जैसा प्लान बनाया होता है सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है। लेकिन तभी चंदा बाहर आकर देखती है कि राजा सा बाहर से शराब पीते हुए आ रहे हैं। अब उसको समझ आता है कि रेखा के साथ अंदर राजा सा नहीं बल्कि उसका बेटा है। और यहीं पर ये लास्ट स्टोरी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।